हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं जो बिल्कुल धमाल मचा देगा। आपकी परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो पादप अपने भोजन के निर्माण, देखिए पादप मतलब प्लांट हुआ, पौधा हुआ। कोई भी पौधा अपना भोजन बनाने के, पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यकता होता है। भोजन बनाना मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए होता है सनलाइट। क्या चाहिए होता है आपको? चाहिए था सनलाइट। ठीक है, क्या होता है? सनलाइट चाहिए होता है। इसमें CO2 चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ चाहिए होता है। उसके बाद अगला क्या होता है? ठीक है, अगला जो होता है वह होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ठीक है, तो कोई भी प्लांट जो है वह यदि अपना भोजन बना पाता है तो भोजन बनाने के लिए उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है क्लोरोफिल होना। ठीक है, ये सब जरूरत होता है लेकिन क्लोरोफिल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लोरोफिल शैवाल क्या है? शैवाल में क्लोरोफिल होता है। देखिए ये मशरूम जो आपका है, मशरूम क्या होता है? वाइट वाइट होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए यह अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो हो गया। इस सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, मशरूम हो गया। चलते हैं आगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतन बिंदु पर अभिलंब से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण अपनी आपतन दिशा से कितने कोण पर विचलित होगी? ठीक है, इसको समझिए। देखिए समतल दर्पण का कंडीशन क्या होता है? देखिए ऐसे हम लाइन खींच दिए, ऐसे बना दिए, ये क्या हो गया आपका? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण यह जो होता है बिल्कुल 90 डिग्री पर, यह क्या होता है? इसको बोलते हैं नॉर्मल माने अभिलंब। अब कोई भी किरण ऐसे करके आएगी, ठीक है, यहाँ पर आएगी, यह इसके बीच का जो कोण होता है इसको बोलते हैं आपतन। यह होगा 30। ठीक है, यह कितना? 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। और फिर जब जितना आपतित किरण होता है वैसे ही परावर्तित किरण होता है, यह होगा कितना? 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन सवाल में क्या बोला है? सवाल बोला 30 डिग्री के कोण पर आपतित होता है, किरण अपनी आपतन दिशा से कितने कोण पर विचलित होगा। देखिए आपतन दिशा ये है, आपतन दिशा से जब किरण मापेंगे तो यह पूरा होगा, तो यह क्या होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। और इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 60। सवाल का आंसर क्या होगा? 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, कुछ और क्वेश्चन इसके बारे में। कुछ और क्या होता है इसके बारे में, यदि आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि समतल दर्पण पर आपतित कोई किरण थीटा डिग्री से आपतित हो रहा। यदि क्या करेंगे, हम दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा देंगे, दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा देंगे तो जो परावर्तित किरण वो कितना घूम जाएगा? तो इसका आंसर होता है 2 थीटा। कितना होता है? 2 थीटा से घूम जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके सामने एक और क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन क्या आता है? यदि दो समतल दर्पण, देखिए ऐसे करके हम दर्पण लगा रहे हैं, देखिए एक दर्पण ये हुआ, एक दर्पण ये। आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, सैलून में दाढ़ी बनवाने जाते हैं, उसमें आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो आपका बहुत सा कुछ इमेज इमेज इधर उधर बहुत सा इमेज होता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि दो समतल दर्पण क्या है? थीटा डिग्री पे होता है। ठीक है, मान लेते ऐसे और ऐसे है, देखिए इसके बीच ऊपर जाके क्या करेगा? थीटा डिग्री का कोण बनेगा। तो थीटा डिग्री पे क्या है? झुका हुआ है। इसके बीच यदि कोई वस्तु लाएंगे तो कितने क्या बनेंगे? इमेज बनेंगे, यानी कि प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसके लिए आपको याद करना होगा, यह होता है क्या होता है? 360 बटा में थीटा -1। ठीक है, 360 बटा में थीटा -1 क्यों कहे? सबसे पहले यही होता है 360 बटा थीटा। ये ऑड नंबर यदि आ जाए, ऑड नंबर आ जाए तो वही आंसर होता। अगर इवन आता तो उसमें से एक घटा दिया जाता। जैसे समझिए कि क्वेश्चन बोलेगा कि दो कोण 90 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है, तो आप 360 में 90 से भाग दीजिए, 360 में 90 से भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 4। 4 इसका आंसर नहीं, क्योंकि ये क्या है? सम संख्या, इसमें एक घटा देंगे तो कितना आंसर होगा? 3। ठीक है, यदि आता जैसे मान लेते 360 है, कहेगा 120 पर है तो 120 से भाग देंगे तो इसमें कितना आ रहा? 3 बार मारा, तो इस सवाल का आंसर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए?
आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है जौहरी का रुज क्या होता है। तो जौहरी का रुज क्या होता है, तो जौहरी का रुज क्या होता है, यह होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। इसको सीधे सीधे याद कर लिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। जौहरी का रुज क्या होता है, यह होता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए यह फेरिक ऑक्साइड की जब बात आया तो आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे आपको बोलेगा लोहा, ठीक है, लोहा पर क्या करता है, जंग लग जाता है, लोहा पर जंग लग जाता है, ठीक है। तो लोहे पे जंग जो लगता है, तो जंग लगने से लोहा का भार क्या होता है, भार प्लस हो जाता है, भार क्या होता है, प्लस हो जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो लोहे पर जंग जो लगता है वह जो पदार्थ होता है वह क्या होता है, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड होता है। लोहा पर जो जंग लगता है पदार्थ बनता है वो होता है फेरिसोफेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। आगे इसी में पूछता है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसके ऊपर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। इसको बोलते हैं जस्तीकरण। क्या बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं। इस पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब लोहा से कुछ और क्वेश्चन क्या है, लोहा का निष्कर्षण क्या होता है, लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट से होता है। किससे होता है, हेमेटाइट अयस्क से होता है। सबसे शुद्ध जो लोहा होता है वह होता है पिटुआ लोहा होता है, ठीक है। तो इस सवाल के आंसर आपका क्या था, फेरिक ऑक्साइड। क्या था, जौहरी का रुज क्या है, फेरिक ऑक्साइड। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर आपका क्या है वह देखिए। अगला सवाल नंबर आपका है 4। निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य करता है, शरीर का प्रतिरक्षा का कार्य, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है लाल रक्तकण, जिसको हम क्या बोलते हैं, RBC, ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, ठीक है। श्वेत रक्त कणिका, यह होता है WBC, ठीक है। और एक होता है प्लेटलेट और दूसरा है हीमोग्लोबिन। सब ब्लड के पार्ट्स हैं, ठीक है। आपके ब्लड में मुख्यतः क्या होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, डिफेंस का काम। डिफेंस का काम कौन करता है, WBC करता है। डिफेंस का काम कौन करता है, WBC करता है, ठीक है। आपके बॉडी के डिफेंस का काम कौन करता है, WBC करता है। अब कभी कभी ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाता है इस RBC का आकार, RBC का आकार कैसा होता है। देखिए RBC का आकार कैसा होता है, इसको बोलते हैं उभय अवतल। क्या बोलते हैं, उभय अवतल। पेड़ा देखें आप लोग, पेड़ा खाते हैं, पेड़ा बीच में उंगली से दबा देते, तो ऐसा ही क्या होता है, RBC होता है। जबकि WBC का आकार कैसा होता है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं अनिश्चित अमीबा के आकार के समान होता है, ठीक है। WBC का आकार कैसा होता है, अनिश्चित अमीबा के समान, ठीक है। और इसका निर्माण क्या होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड में होता है, कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी हो जाता है, ठीक है। WBC का जीवन काल, WBC का जीवन काल क्या है, 1 से लेके 4 दिन है, ठीक है। RBC की जीवन काल कितना है, 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन होता है WBC का जीवन काल, ठीक है। अब श्वेत रक्त कणिका के लिए थोड़ा सा और बात करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो WBC, इस सवाल का आंसर क्या है आपका, WBC। तो WBC के बारे में और भी बात करते हैं। तो WBC में क्या होता है, केंद्रक होता है। WBC में क्या होता है, न्यूक्लियस अवेलेबल होता है, न्यूक्लियस होता है। जबकि RBC में आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। WBC में न्यूक्लियस होता है, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बोलता है क्रोयोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रोयोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रोयोलाइट सबसे पहले किसका अयस्क है, क्रोयोलाइट क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क। क्रोयोलाइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क। अब आपको बता दें एल्युमिनियम के और भी अयस्क होते हैं। एक होता है एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। क्या होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। क्या होता है, बॉक्साइट। एल्युमिनियम के अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होते हैं, ठीक है। इसका कोरोरंडम भी होता है, ठीक है, और पेल्सपार भी होता है। बॉक्साइट, कोरोरंडम, क्रोयोलाइट और पेल्सपार, ये सभी क्या है, एल्युमिनियम के अयस्क हैं। क्रोयोलाइट किस धातु के अयस्क हैं,
एल्युमिनियम के एस के। ठीक है, और आपको बता दें एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है मुख्य रूप से बॉक्साइट से होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है, मुख्य रूप से बॉक्साइट से होता है। ठीक है, हमारी भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक होता है, एल्युमिनियम क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है वह देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है। लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में है OH। यह आपको याद करना होगा। OH जिसमें भी लास्ट में होगा इसको बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, OH जिसमें रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, तो ये अल्कोहल का होगा। देखिए अब एल्कोहल का होगा तो एल्कोहल आपका क्या है, एल्कोहल एक में भी है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है। तो इसके लिए आपको जाना होगा, समझना होगा। ठीक है, तो कार्बन जब एक कार्बन होता है, कार्बन एक होता है इसको मिथाइल बोलते हैं, कार्बन 2 होता है उसको इथाइल बोलते हैं, कार्बन की संख्या 3 होता है इसको प्रोपाइल बोलते हैं। इसमें कितना है, कार्बन की संख्या 1 है इसलिए क्या होगा, मिथाइल। ठीक है, तो मिथाइल को मैथिल भी हिंदी में बोलते हैं, इसलिए मैथिल अल्कोहल इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ब्यूटाइल बोला तो कार्बन की संख्या 4 हो जाएगा। आपको बता देते हैं, कभी कभी ध्यान दीजिए आपसे सामान्य सूत्र पूछा जाता है तो क्या होता है, CnH2n+1, यहाँ पे OH लगा देंगे, यह क्या होगा, एल्कोहल ग्रुप का क्या होगा, समान सूत्र होगा। अब एक लगाएंगे तो क्या होगा, CH3OH होगा। 2 लगाएंगे तो ऐसे हो C2H5OH होगा। यह होगा यह हुआ एक नंबर वाला हुआ मिथाइल, दूसरा हुआ इथाइल, ऐसे होगा प्रोपाइल। 4 पर डालेंगे तो ब्यूटाइल, ऐसे ही आगे चलते रहेगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो द्रवित नहीं लिखता तो भी चलता। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बदल के लिखता है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण जो कहलाता है वह होता है आपका LPG। LPG जो आपके घर में सिलेंडर होता है जिस पर आप लोग खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं LPG। कभी कभी आपसे पूछा जाता है LPG का फुल फॉर्म। LPG का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और बात करें, जैसे कि आपका यह है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस इसका आपसे रासायनिक सूत्र पूछेगा। प्रोड्यूसर में क्या होता है, CO+N2। क्या होता है, CO+N2 को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, आप बात सुने होंगे क्या होता है मीथेन। मीथेन को हम क्या बोलते हैं, मार्स गैस। क्या बोलते हैं, मार्स गैस। इसको किसको बोलते हैं, मीथेन को। मार्स गैस किसको बोलते हैं, मीथेन को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, कभी कभी आपके सामने आएगा जल गैस। क्या आएगा, जल गैस। जल गैस क्या होता है, CO+H2। CO+H2 इसको क्या कहते हैं, जल गैस कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए। अच्छा, थोड़ा सा एक बात और समझाते हैं। देखिए ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के लिए थोड़ा समझाते हैं। जैसे होता है, इस सवाल का आंसर आपका क्या था, LPG था। तो ब्यूटेन होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसका क्या होता है, ठीक है, यह अल्केन का होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। ठीक है, तो क्या होगा, पहला अगर देंगे तो यह होगा CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। दूसरा क्या होगा C2H और दूधनी 4 2 6। ठीक है, तो C2H6 यह हुआ मीथेन, यह हुआ इथेन। ठीक है, ऐसे होगा C3H8 क्या होगा, प्रोपेन। ऐसे होगा आपका C4H10, यह क्या होगा, C4H10 आपका होगा ब्यूटेन। ऐसे ही आगे होता है, समझ गए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका जो है वह है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 8 बोला विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। क्या नाम है? टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। इस ई कितना हो गया? विटामिन ई का नाम हो गया। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। थायमिन इसका नाम है। B1 का नाम क्या है? थायमिन है। ठीक है, B1 का नाम थायमिन है। ओके। विटामिन ए का क्या नाम है? विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल इसका नाम है। ठीक है, समझ गए? तो आशा करते हैं आप समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9। क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो है वह क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सोडा। सोडा जो बारूद बनाने के काम में आता हुआ उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडा जो बारूद बनाने के काम में आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। उसका रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट यह बारूद बनाने के काम में आता है। ठीक है, चलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। अगला सवाल नंबर आपका जो है वह 10 बोलता है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। देखिए सोनार बताते हैं SONAR। ठीक है, ये सोनार हो गया। सोनार के सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह भी आपसे पूछा जाता है। अब सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नौ संचालक द्वारा, यानी समुद्र में यदि कोई नाव चलाता है, नाविक है, तो सोनार का उपयोग करता है। क्यों करता है? कि समुद्र के अंदर गहराई में अगर कोई चीज़ है तो उसका पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह काम जो करता है ध्वनि के परावर्तन के नियम पर काम करता है। यहाँ से साउंड छोड़ा जाता है, फिर साउंड वापस आता है। तो यह समुद्र के गहराई में कोई सामान है, कुछ चीज़ डूबा हुआ, उसके बारे में पता लगाता है। नाविक पता लगाता है अपने जहाज के आगे कोई अवरोध तो नहीं है, इसको पता लगाने के सोनार का यूज करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोलता है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। देखिए कंप्यूटर में पासवर्ड लगाते हैं, आप मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आपका मोबाइल कंप्यूटर कोई खोल के देख नहीं सके। ठीक है, इसका मतलब हुआ अनधिकृत आगमन के लिए। ठीक है, क्या होगा? तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, मतलब आपके मोबाइल कंप्यूटर में कोई जाके देख नहीं सके क्या है, इसलिए पासवर्ड हम लगाते हैं। कंप्यूटर की बात आती है तो यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के पितामह कौन होता है? कंप्यूटर के जनक कौन होता है? उसका नाम होता है चार्ल्स बेबेज। क्या नाम होता है? चार्ल्स बेबेज इसका नाम होता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, एक चीज़ और आते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस यह होता है 2 दिसंबर, DEC 2 दिसंबर को क्या होता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, यहाँ से बात आ रहा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया 11 नंबर, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? विटामिन डी की अल्पता से डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो विटामिन डी की अल्पता से जो रोग होता है वह होता है आपके हड्डी में रोग होता है, जिसका नाम होता है रिकेट्स। क्या नाम होता है? रिकेट्स बच्चा में होता है। और यही क्या होता है? ऑस्टोमलेशिया। जब बड़ा आदमी होता है उसमें क्या होता है? ऑस्टोमलेशिया। बच्चा में क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? आंसर ए रिकेट्स। देखिए बेरी किसके कमी से होता है? B1 के। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस यह क्या होता है? एक बीमारी होता है जिसमें व्यक्ति का जो हड्डी होता है इसमें छोटा छोटा छेद टाइप का होता है, यानी हड्डी बहुत कमजोर हो जाता है। ठीक है, यह होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अब थोड़ा सा बात आते हैं विटामिन डी का। पीछे आप पढ़ें विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? वह है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, फेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब कभी कभी आता है कि विटामिन डी का बताइए स्रोत क्या होगा? तो विटामिन डी का जो स्रोत होता है वह होता है मछली। वह क्या होता है? मछली के यकृत का तेल। ठीक है, मछली के यकृत तेल। ठीक है, मछली
यकृत तेल हो गया, ठीक है, मछली यकृत तेल हो गया। और उसके बाद आप धूप में जब रहिएगा, ठीक है, धूप में, तो विटामिन डी आपके बॉडी में क्या होता है, संश्लेषित हो जाता है, ठीक है, विटामिन डी धूप में रहने से। चलिए हो गया, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है वह क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में प्रयोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में, तो ठीक है, तो नोदक का मतलब होगा फ्यूल, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है, ठीक है, उसमें नोदक के रूप में किसका यूज होता है, तो नोदक के रूप में देखिए द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का यूज होता है। क्रायोजेनिक इंजन में किसका होता है, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का यूज होता है, ठीक है। कभी कभी आपको बता दें, जैसे आपने देखा होगा रॉकेट, रॉकेट जो उड़ता है, ठीक है, तो रॉकेट में कौन सा ईंधन कार्य करता है, तो रॉकेट में जो ईंधन करता है वह भी क्या होता है, द्रव हाइड्रोजन होता है, ठीक है। रॉकेट में ईंधन क्या होता है, द्रव हाइड्रोजन ही होता है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, रॉकेट की बात है तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है रॉकेट किस सिद्धांत पर क्या करता है, ऊपर उड़ता है। तो रॉकेट देखिए सिद्धांत की बात करेगा तो यह होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और बोले कौन सा गति के नियम, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम के सिद्धांत पे क्या करता है, ऊपर की ओर रॉकेट उड़ता है, ठीक है, समझ गए बात। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण कितना होता है, ठीक है। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण कितना होता है, ठीक है। देखिए भूमध्य रेखा क्या होता है, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, 0 डिग्री रेखा, इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके ऊपर हम जाते हैं 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। जब दक्षिण में जाते हैं 23.5 डिग्री, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। बात आ गया समझ में। तो उसने क्या बोला है, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण, देखिए याद रखिए जो 0 डिग्री हुआ है इसका मतलब भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री का नति कोण होता है, ठीक है। अगर वही पूछता है ध्रुव पर, तो ध्रुव पर कितना होता है, ध्रुव पर आपको पता होना चाहिए, ध्रुव पर होता है 90 डिग्री, कितना होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, इस सवाल का आंसर क्या हो गया, भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री, ऑप्शन कितना हो गया, बी नंबर, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है, ठीक है। तो पृथ्वी की जो है गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो इसका मतलब क्या होगा, चंद्रमा नहीं दिखेगा, चंद्रमा नहीं दिखता तो उसको हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण, ठीक है। चंद्रमा नहीं दिखता उसको क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो समझ लीजिए, तो क्या होता है हमारा ये है, क्या है, सन है, इसके अराउंड में हमारा क्या चलता है, इसके अराउंड में चलता है ये क्या है, अर्थ है, और इस अर्थ के अराउंड में क्या चलता है, मून चलता है, क्या चलता है, मून, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सन तो बेचारा स्टेबल है, ये राउंड मारा, तो राउंड मारते मारते एक स्थिति ऐसा होगा कि क्या हो जाएगा, सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए कौन सी स्थिति है, मून और अर्थ के, मून और सन के बीच में अर्थ है, देखिए यहाँ से लाइट जाएगा तो इसका छाया किस पर पड़ जाएगा, मून पर पड़ जाएगा, इस स्थिति को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है। जब ये बेचारा इधर आ जाएगा तो आपको क्या होगा, इसका छाया कि नहीं दिखाएगा, छाया पृथ्वी पर पड़ेगा लेकिन सूरज पृथ्वी वाला आदमी को नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य ग्रहण में क्या होगा, तो सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूरज के बीच में क्या आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। और चंद्र ग्रहण में क्या होगा, तो चंद्र ग्रहण में क्या होगा, पृथ्वी और चंद्रमा के, नहीं, सूरज और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, तब होगा चंद्र ग्रहण। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि चंद्र ग्रहण जो होता है वह होता है पूर्णिमा के दिन, क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, अमावस्या के दिन होता है, ठीक है, अमावस्या के दिन होता है, ठीक है। पूर्णिमा का दिन का मतलब होता है फुल मून, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, फुल मून, और अमावस्या को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यू मून, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं, ठीक है। चलिए बात समझ गए हैं, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, पानी का त्रिगुणात्मक पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या है, पानी का ट्रिपल पॉइंट क्या है। ठीक है, तो पानी का ट्रिपल पॉइंट आप याद रखिएगा, वह कितना 273.16 केल्विन होता है। ठीक है, 273.16 केल्विन जो होता है वह होता है पानी का त्रिक पॉइंट। ठीक है, समझ गए, इसको सीधा सीधा याद कीजिए, ज़्यादा इसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात समझ गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे आपका क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है वो क्या होता है, प्यूटरिटी ग्रंथि होता है। ठीक है, प्यूटरिटी ग्रंथि होता है। ठीक है, प्यूटरिटी ग्रंथि कहाँ पर होता है, यह क्या होता है आपके मस्तिष्क में उपलब्ध होता है, ब्रेन जो होता है उसी में उपलब्ध होता है। ठीक है, यह वहीं पर होता है। प्यूटरिटी ग्लैंड का वजन होता है 0.6 ग्राम, कितना होता है 0.6 ग्राम होता है। देखिए प्यूटरिटी ग्लैंड इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, इसके क्या होता है मास्टर, क्या बोला जाता है मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्यों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये सभी अलग से जो ग्रंथियां उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, मास्टर की तरह रेगुलेट करता है। हो गया, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या होता है, यूरिया क्या है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। ठीक है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो आपके ब्लड से जो यूरिया निकाला जाता है, यूरिया का फिल्ट्रेशन किया जाता है, वह किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किडनी के द्वारा क्या किया जाता है, आपके ब्लड से यूरिया निकाला जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए यहाँ पे आपको बता दें, आंत जो होता है आपके पेट में होता है आंत। ठीक है, आंत दो प्रकार के होते हैं, छोटी आंत एक बड़ी आंत। ठीक है, जिसको छोटी आंत बोलते हैं, छोटी आंत की लंबाई सबसे बड़ी होती है। ठीक है, मतलब कि छोटी आंत उसको क्यों बोलते हैं, उसका जो ये डायमीटर होता है ये छोटा होता है, बड़ी आंत का जो डायमीटर होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए उसको छोटी आंत, इसको बड़ी आंत बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, अगला क्वेश्चन जो आया है वह जो आपका है 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का मतलब समझते हैं आपका जो होता है फ्रिज। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में किसका यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या होता है NH3 होता है, यह क्या होता है अमोनिया होता है, इसी का उपयोग। ठीक है, अब देखिए आपको बता देते हैं आपके रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, कल अमोनिया यूज किया था, आज के कुछ दिन से पहले उसको कहते हैं फ्रेओन, क्या होते हैं फ्रीओन भी यूज किया जाता था। ठीक है, लेकिन आजकल ज़्यादातर अमोनिया यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए अमोनिया यूज किया जाता है, अमोनिया इसका यूज और भी जगह पर अमोनिया का यूज हम लोग क्या करते हैं, यूरिया के निर्माण में भी करते हैं। ठीक है, यूरिया के निर्माण में भी करते हैं अमोनिया का यूज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 के बाद आपका क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन जो आपका है वह है 20। देखिए क्वेश्चन क्या है 20, एसिटिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है। एसिटिक अम्ल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ अम्ल, अम्ल का जो फंक्शन ग्रुप होता है वो क्या होता है COOH होता है, क्या होता है COOH। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि COOH कहाँ पर है, देखिए इसमें COOH नहीं है, COOH नहीं है, इसमें है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा आंसर नहीं मारे क्योंकि इसमें से इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा समझेंगे COOH जो होता है। ठीक है, देखिए हम अधिक पर कहे लिख देंगे HCOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अगर लिख देते हैं CH3COOH। ठीक है, COOH, ऐसा जब आप लिखते हैं इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर C। ठीक है, समझ गए बात। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, निम्नलिखित में खनिजों पर विचार कीजिए। देखिए 1 नंबर में आपका क्या है, कैल्शियम, 2 नंबर में लोहा, और 3 नंबर में जो आपका है वह है सोडियम। बोलता है ऊपर दिए गए खनिजों में मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कितनी आवश्यकता। पेशियों के संकुचन के इनमें से क्या, पेशी का संकुचन मतलब आपका जो मांसपेशी सिकुड़न जो होगा उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, उसके लिए सोडियम और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो सोडियम और कैल्शियम, तो सोडियम है 3 में, कैल्शियम है 1 और 3, इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, संकेत क्या होता है Ca। ठीक है, और सोडियम क्या होता है Na। ठीक है, Na होता है, समझ गए। चलिए लोहा क्या होता है Fe, लोहा क्या होता है Fe। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 21। ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 ने है। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़े जाने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोध सबसे पहले आपको बता दें, प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वह होता है ऐसे। ठीक है, प्रतिरोध का सिंबल कैसे होता है ऐसे। ठीक है, तो प्रतिरोध उसके बाद मात्रक जो होता है वह ऐसे करके लिखें, यह प्रतिरोध के मात्रक होता है, इसको बोलते हैं ओम। तो ये ओम का सिंबल हुआ, किसका हुआ, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे ओम। ठीक है, ओम का ये सिंबल हुआ। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं कि प्रतिरोध को जब जोड़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए एक प्रतिरोध हम ऐसे लिए, फिर दूसरा प्रतिरोध हम ऐसे लिए, फिर तीसरा प्रतिरोध ऐसे लिए, सब ऐसे करके हम क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3। ठीक है, इसको R से डिनोट किया जाता है। तो ऐसे जो जोड़ते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम प्रतिरोध। तो जब श्रेणी क्रम प्रतिरोध होगा इसका समतुल्य प्रतिरोध बोलेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है R बराबर होता है, यानी RS लिख देते हैं, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे करके जितना होगा सबको जोड़ देंगे। लेकिन आपका जो सवाल है वह श्रेणी क्रम में नहीं, सवाल में क्या है समांतर क्रम। किसमें, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए देखते हैं, बताते हैं आपको। समांतर क्रम के लिए समांतर में कैसे जुड़ता है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ पर R1 हो गया, यहाँ पर R2 हो गया, यहाँ पर R3। इस तरीके से जब जोड़ते हैं इसको बोलते हैं समांतर क्रम प्रतिरोध। ठीक है, समांतर क्रम प्रतिरोध में जोड़ते हैं इसको बोलते हैं समांतर क्रम प्रतिरोध। इस प्रकार से जो जोड़ते हैं तो ऐसे जो प्रतिरोध होता है इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, वह होता है 1/RP। RP का मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब समांतर। इसका जो वैल्यू होता है वह होता है 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। ठीक है, और डॉट 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 मतलब और भी अगर होंगे तो हम लिखते जाएंगे आगे। ठीक है, तो समझ गए। तो इस हिसाब से जब इस सवाल को हम बनाएंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 1/RP बराबर हम लिख रहे हैं, क्या होगा 1/10 जोड़ 1/20 जोड़ क्या होगा, जोड़ क्या हो जाएगा आपका 1/30। इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये सब का नीचे सॉल्यूशन करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, 60 आएगा तो देखिए इसको यहाँ पर हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेचारा हो जाएगा 6 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 2, तो 6 3 9 2 11, 11/60 कितना आया
11/60, लेकिन देखिए 11/60 कितना 1/RP का वैल्यू, तो RP का वैल्यू इसको उलट जाएगा, 60/11 ओम इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आपको बना के दिखा दिए, बात समझ गए। 60/11 यहाँ पर आंसर है आपका। ठीक है, देखिए ये यहाँ से बना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो आपका है वह क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, बोलता है ताप बढ़ने पर, क्या बोलता है कि ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। याद कर लीजिए, पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। अब पृष्ठ तनाव होता क्या है वह देखिए। पृष्ठ तनाव क्या होता है, कोई भी जो पदार्थ होता है लिक्विड जैसा, वह क्या होता है एक छोटा एरिया घेरने की कोशिश करता है, इसी कारण उसके ऊपर एक तनाव बना रहता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव जो होता है इसका जो फॉर्मूला अगर लिखें टी बराबर क्या होता है, F/L। ठीक है, F/L, यानी कि एकांक लंबाई पर लंबवत लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय तनाव बोलते हैं। देखिए F/L हो गया, F का मतलब क्या होता है आपका, F का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन बल। ठीक है, F मतलब फोर्स, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, नीचे में प्रति मीटर। तो क्या होगा, यानी पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे आपसे बोलेगा कि गरम सूप, यानी कि कोई भी चीज़ आज आप पीते हैं, खाना खाते हैं, गरम गरम खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है, वैसे गरम सूप पीने पे क्या लगता है, आपको स्वादिष्ट लगता है। इसका मतलब क्या, पृष्ठ तनाव की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ताप बढ़ा हुआ तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम रहता है, इसलिए पूरे जीभ पर फैल जाता है, इसलिए क्या होता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, बात समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि जैसे आपको बोलेगा कि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है उसमें, जैसे मेरे पास वाटर है, वाटर में हम क्या मिला देते हैं, डेटोल मिला देते हैं। ठीक है, और कभी कभी डिटर्जेंट मिला देते हैं, तो ऐसा फिनाइल मिला देते हैं, तो बोलेगा इसका क्या होगा, पृष्ठ तनाव बढ़ेगा कि घटेगा। हमेशा इस सवाल का आंसर क्या होगा, पृष्ठ तनाव घटेगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव घट जाता। ओके, चलिए अब समझ गए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ने से पहले आपको एक बार इन्फॉर्म कर दें, यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ अच्छी तरह से पढ़ लिख सके और आपके साथ कंपटीशन में बैठ सके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 70 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको याद होना चाहिए, आपको डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, ये सब जो होता है इसके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, इसका रिलेशन क्या होता है, देखिए सी बटा आपका जो होता है वह क्या होता है, 5 बराबर क्या होता है, F-32 बटा में होता है 9। ठीक है, क्या होता है, 9। इसके बराबर में यदि हम केल्विन की बात करें तो क्या होगा, K-273 बटा में फिर से क्या होता है आपका, बटा में होता है 5। ठीक है, बटा में कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब इसी का यूज करके हम इस सवाल को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको क्या डिग्री सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए फिर से बनाते हैं। देखिए फार्मूला क्या था, C/5 बराबर होता है F-32 बटा में कितना होता है, 9 होता है। अब यहाँ पे बैठाइए, सी का वैल्यू कितना है, 70, तो हम 70 यदि बैठाएंगे, आगे चल के लिखते हैं 70/5। देखिए ऐसे लिखेंगे, 70/5 बराबर क्या होगा, यहाँ पर होगा F-32 बटा में 9। भर दिए, इसका आप सोल्यूशन करेंगे। इसका जब सोल्यूशन करेंगे आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 5 से काटेंगे 14, कितना आ जाएगा, 14। तो 14 ई जब इधर जाएगा, 14 नंबर कितना होता है, 126, कितना होगा, 126 इधर आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा, 32। यही आपका होगा फ़ारेनहाइट का मान, कितना होगा, फ़ारेनहाइट का वैल्यू। तो 126 में 32 जोड़िए, 6×2 8 हो गया, और 2×3 5 हो गया, और क्या हो जाएगा, 1 से क्या होगा, 158। ठीक है,
158 किसी ऑप्शन में आपका नहीं है, 158 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए हम क्या करेंगे, काम करें हम। ठीक है, और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, लाल एवं नीला रंग मिलकर क्या बनता है। देखिए आपको याद होना चाहिए, हमने पिछले वीडियो में भी लाल नीला ऐसा बात पढ़ाया था। देखिए तो रंग जो होता है वह मुख्यतः दो प्रकार के होता है, प्राइमरी कलर प्राथमिक रंग, दूसरा होता है द्वितीयक कलर। ठीक है, तो देखिए एक ट्रेंगल पे इसको सजा के देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्या होता है, यहाँ होता है लाल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हरा होता है। यहाँ पर क्या होता है, हरा, और यहाँ पर क्या होता है, नीला। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका, नीला, लाल हरा नीला दे दिए, ये तीनों आपका क्या हो गया, ये हो गया प्राथमिक कलर। ठीक है, यहीं पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यह होता है पीला, यहाँ पर होता है मेजेंटा, क्या होता है, मेजेंटा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सयान, यहाँ पर क्या होता है, सियान। ठीक है, पीला मेजेंटा और सियान। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा शीर्ष पर है यह है प्राथमिक रंग और बीच में क्या है, द्वितीयक रंग है। तो इसका मतलब इस सामने क्यों लिखे, लाल और हरा मिलाएंगे तो मेरा क्या बनेगा, पीला, लाल और नीला मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मैजेंटा, हरा और नीला मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सियान। ठीक है, ऐसा ही रंग बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, लाल एवं नीला मिलाना है, तो लाल एवं नीला मिलाएंगे तो क्या होगा, इस सवाल का आंसर क्या होगा, मेजेंटा। ठीक है, क्या होगा, मेजेंटा। देखिए बीच में लिखा हुआ, इस सवाल का आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, चलते हैं आगे। तो दोस्तों आपका ये 25 क्वेश्चन खत्म हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, थैंक्स फॉर वाचिंग, आपको थैंक यू, धन्यवाद। आप अपने दोस्तों में क्या करें, इस वीडियो को क्या करें, शेयर कीजिए। ठीक है, आप इस पे, हम चाहते हैं इस पर 100 लाइक्स मिल जाए, कितना मिल जाए, 100 लाइक, 100 लाइक दे दीजिएगा, मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।